हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम सबसे पहले करें साइंस के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हम करेंगे 2016 के सीटेट का साइंस का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? पहला क्वेश्चन दिया है, विज्ञान में व्यवहारिक और प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एक बात तो आप यही ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन पढ़ते समय आप इसमें क्या पूछा गया आपसे, कि सही पूछा गया या गलत पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नहीं, यानी इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। और किसका उद्देश्य पूछा गया है? विज्ञान में जो हम व्यवहारिक ज्ञान देते हैं बच्चों को और प्रयोगात्मक जो उनसे गतिविधियां करवाते हैं ना, उनको खुद करने के लिए हम देते हैं। प्रयोग क्या होगा? जिसमें बच्चा खुद करके सीखेगा। और व्यवहारिक होगा उसके जो दैनिक जीवन है उससे संबंधित करके हम जो विज्ञान का ज्ञान बच्चे को दे रहे हैं, उससे क्या होगा, उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? हमें ऑप्शन दिए हैं, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक है। क्या जो हम बच्चे को विज्ञान से व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान दे रहे हैं विज्ञान का, उससे बच्चे को अच्छे अंक मिलेंगे या ग्रेड मिलेंगे, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य है? ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है। हम बच्चे को सिर्फ उस चीज के बारे में जो अवधारणा है उनको स्पष्ट करना चाहते हैं, उनकी जो समझ है उसको सही से बच्चे के समझाना चाहते हैं, ताकि बच्चा उस चीज को अच्छे से कर पाए। और दूसरा ऑप्शन क्या है? विज्ञान के विचारों को समझ, यानी जो विज्ञान के विचार है उनकी समझ बढ़ाएं। ये वाली बात तो ठीक है, उनकी समझ को तो बढ़ाना ही है हमें। वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें, यानी अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, ऐसे अगर हम प्रयोग करवाएंगे तो बच्चा उस चीज को कर पाएगा। तो ऐसे अवसर तो हम उपलब्ध करवा रहे हैं बच्चे को, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें ठीक हो जाएगा। वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो। प्रयोग करा रहे हैं तो बच्चा उसमें खुद करके सीख रहा है, यानी अपना अपने हाथों का प्रयोग कर रहा है। हस्त कौशल वही होगा जिसमें बच्चा खुद करके सीखेगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, 2, 3 और 4, इसके उद्देश्य हैं। पर जो पहला दिया हुआ है कि उच्च अंक और ग्रेड पाने में सहायक होगा, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो जो 61 है उसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करना है। तो क्या कहा है? कथन क्या क्या दिए हैं? लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। बी क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकट सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित करती है। तो हमें क्या प्रयोग किया? हमने एक एल्यूमिनियम की एक क्या लिया? समतल पट्टी ली है, ठीक है। और उस पे क्या किया? मोम के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका दिया है लगभग समान दूरी पर। ऐसे इस पे हमने मोम को ये टुकड़े उस पे चिपका दिए और फिर क्या किया? इसके एक सिरे को तो हमने ऐसे बांध दिया और दूसरे सिरे को क्या किया? गर्म किया, यानी उष्मा दी है उसको। क्या दी है? उष्मा दी है। तो उष्मा पाके जो एल्यूमिनियम की पट्टी है वो गर्म होगी। पहले यहाँ से गर्म होगी क्योंकि यहाँ से हमने इसको हीट देना, उष्मा देना प्रारंभ किया है। तो पहले इसका ये वाला पार्ट गर्म होगा, धीरे धीरे ही आगे बढ़ते जाएगी, यानी जो ये उष्मा है आगे ऐसे स्थानांतरित होते जाएगी। यानी पहले एल्यूमिनियम की पट्टी का ये वाला पार्ट गर्म होगा, धीरे धीरे ये उष्मा आगे ऐसे स्थानांतरित होती जाएगी। तो मोम का जो ये वाला टुकड़ा है, ये ऐसे पट्टी गर्म होगी तो पट्टी गर्म होगी तो ये मोम का टुकड़ा भी गर्म होगा, ये गर्म होके नीचे गिर जाएगा। फिर आगे जैसे जैसे जाएगी ये वाला टुकड़ा गिर जाएगा, यानी एक के बाद एक टुकड़े जो मोम के हमने चिपकाए थे वो गिरते जा रहे हैं। पर क्यों गिरते जा रहे हैं? उष्मा पाके, यानी जो यहाँ से उष्मा स्टार्ट हुई थी वो लास्ट तक पहुंच जाएगी तो मोम के सारे टुकड़े नीचे गिर जाएंगे। यही एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि जो उष्मा है एक सिरे से दूसरे सिरे पे स्थानांतरित हो रही है और उसकी वजह से उस ये गर्मी पाकर ये मोम के टुकड़े हैं ये नीचे गिर रहे हैं, यानी उष्मा पाकर क्या कर रहे हैं? ये नीचे गिर रहे हैं। ये पट्टी गर्म होते ही ये सारे टुकड़े क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। तो क्या उष्मा इस सिरे से स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुंच गई, यानी पहले ये वाला पार्ट गर्म हुआ इसकी एल्यूमिनियम की पट्टी का, फिर धीरे धीरे क्योंकि ये पहले
जो ये वाला अणु गर्म हुआ, इसने अपनी हीट आगे वाले को दे दी जो ठंडा था, फिर इसने अपनी हीट आगे वाले को दे दी। तो ऐसे करके ये पूरी पट्टी गर्म होगी और मोम के जितने भी टुकड़े हमने चिपकाए थे वो सारे नीचे गिर गए। तो ये हमने क्या किया, तो क्या किया, लो से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। तो ये बात तो सही है, पहला कथन तो। और ये क्यों गिरे हैं, ये उष्मा पाकर गिरे हैं। क्यों गिरे, उष्मा पाकर गिरे हैं, यानी गर्मी, यानी इसको हीट मिली है तब ये नीचे गिरे हैं। तो एल्यूमीनियम की पट्टी उष्णता को लौह के निकटतम सिरे से, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुंच गई जो उष्मा थी, एक सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित करती है। तो सही है दोनों कथन इसमें। तो ए हमने प्रयोग किया है, ठीक है। और बी उसका क्या निकला है, निष्कर्ष निकला है कि क्यों गिरे मोम के टुकड़े नीचे, तो उष्मा पाकर वो मोम के टुकड़े नीचे गिरे। तो क्या हो गया, ए हमारा प्रेक्षण हो गया और बी उसका निष्कर्ष हो गया। तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है उसका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। यानी एक शिक्षक है वो कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घराव लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है। इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। यानी एक शिक्षक है वो बच्चों को क्या बोलता है कि फ्रिज से बर्फ के दो टुकड़े निकालो, एक को छोटे छोटे पार्ट में यानी उसको तोड़ दो और एक जैसा है वैसे का वैसा ही रहने दो। अब देखो कि कौन सा पहले पिघलेगा, अगर पिघलेगा तो क्यों पिघलेगा। तो ऐसे बच्चों को क्या कर रहा है, वो कल्पना करने के लिए बोल रहा है कि एक टुकड़े को तो हमने तोड़ दिया, सोचो, और दूसरे को ऐसे का ऐसा रख दिया, तो कौन सा पहले पिघलेगा और पिघलेगा तो क्यों पिघलेगा, क्यों, इसके पार्ट छोटे छोटे हो गए तो ये जल्दी पिघल जाएंगे। जो वायुमंडल है उसकी जो टेम्परेचर है उसको लेके ये वाला, ये अलग अलग पार्ट में हो गए, टूट गए, तो ये जल्दी पिघल जाएगा और ये वाला है ये लेट पिघलेगा, क्योंकि इसके सारे मौलिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये वाला लेट पिघलेगा और ये वाला जल्दी पिघल जाए। तो ऐसी कल्पना ही कर रहे हैं विद्यार्थी। तो कौन से कौशल का विकास हो रहा है इससे, परिकल्पना करने के कौशल का विकास हो रहा है। 63 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ते को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर क्या डाला जाता है, सिपरिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में क्या रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पत्ती का रंग न उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है, पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा, यानी कौन सी बात इस चीज की पुष्टि करेगी वो हमें बताना है। तो क्या लिया, पहले एक परखनली ली, उसके अंदर पत्ती ली, तो पत्ती का कलर कैसा होता है आपको पता है, हरा रंग होता है। हरा रंग किसकी वजह से होता है, पत्ती का क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्या किया, पत्ती ली है एक परखनली में और उस पर क्या डाला है, स्प्रिट डाल दिया और उसके बाद क्या किया हमने, उसको आधे भरे बीकर में रखा, जो पत्ती थी उसको आधे भरे बीकर में रखा और उसको तब तक गर्म किया जब तक कि पत्ती का रंग नहीं उड़ गया, यानी ग्रीन से वो रंगहीन नहीं होगी तब तक उसको गर्म किया। उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया और फिर क्या किया, आयोडीन डाल लिया। तो उसकी वजह आयोडीन डालते ही उससे क्या हो जाता है, पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। तो ये इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके इस जो एक्सपेरिमेंट किया था इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों से क्या बताना चाहता है वो आपको बताना है, यानी किस क्वेश्चन की इससे पुष्टि हो रही है ऐसा करने से। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, पत्ती को हानि न पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई है। तो ऐसा तो टीचर ने कुछ नहीं कहा कि हमें ये सावधानी रखनी है प्रयोग करने से पहले, तो ये वाली बात तो इसमें नहीं स्पष्ट हो रही है। परखनली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई, ये वाली बात भी इसमें कुछ नहीं कहा है कि हमें इतनी मात्रा में स्प्रिट डालना है या नहीं डालना। तो ये वाले क्वेश्चन की भी पुष्टि नहीं हो रही है। जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, हाँ ये वाली बात इसमें सही है कि हमें ये नहीं बताया था कि जब हमने उस पे घोल डाला था क्या तभी पत्ती का रंग कुछ कम हुआ था,
या नहीं उड़ा था, तो वो बात हमें नहीं पता है। तो उस बात की पुष्टि की गई है आगे इसमें कि तब पत्ती को तब तक गर्म किया गया जब तक कि उसका रंग नहीं उड़ गया, यानी स्प्रिट डालने के बाद में क्या किया गया, उसको गर्म किया गया, यानी उसको उष्मा दी गई है, फिर उसकी वजह से पत्ती का रंग उड़ा, यानी वो रंगहीन हुई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है 64 का? 64 का आएगा हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा। जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ वो हमें नहीं पता, वो इसमें नहीं बताया गया है 64 में, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि कक्षा है कि विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति पर्सन उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या करेंगे? यानी आप कक्षा 6 को नमक और रेत को अलग करना सिखा रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों को? आप बच्चों को यही बोलेंगे कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम रेत और नमक को अलग कर सकते हैं। यानी पहले उन विधियों के बारे में बच्चों को बोलेंगे कि आप बताओ कि कौन सी विधियों द्वारा हम नमक और रेत को अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सॉलिड है, नमक भी सॉलिड है और रेत भी सॉलिड है। पर क्या होता है, जो नमक होता है वो हमारा पानी में घुल जाता है, पर जो रेत होती है वो पानी में नहीं घुलती, यानी इनके जो विलेयता का गुण है वो अलग अलग होता है। तो ये एक विधि है इनको अलग करने की, नमक और रेत को। तो ऐसा इसलिए टीचर बोलेगा कि आप उन विधियों को बताओ जिनके द्वारा हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन विधियों के बारे में बच्चों को सोचने देंगे कि आप बताओ, आप ऐसे कौन सी विधि है जिनसे आप इनको अलग कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें ठीक लग रहा है? पहला है, विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे, यानी पहले उनको विधियां समझाएंगे। ऐसा तो नहीं, पहले हमें बच्चों को बोलना है कि आप बताओ कि किन विधियों से हम इनको अलग कर सकते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विषयों विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे, यानी पहले हम विद्यार्थियों को बोलेंगे, फिर हम उसमें बोलेंगे कि हाँ ये विधि इसकी है, इससे हम इनको अलग कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंध का वर्णन करता है? यानी विज्ञान और जो तकनीकी है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करेगा? जो नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है। तो आपको पता है कि विज्ञान है, विज्ञान का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, यानी विस्तृत है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। विज्ञान का क्षेत्र असीमित या जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी व्यापक है। और तकनीक क्या है, विज्ञान के अंदर तकनीक, विज्ञान को समझने के लिए हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी विज्ञान के माध्यम से तकनीक क्या है, संभव है। अगर विज्ञान ही नहीं होगी तो तकनीक कहाँ होगी? तो विज्ञान के अंदर लगा लीजिए तकनीक है, तो विज्ञान बड़ा क्षेत्र है और तकनीक उसकी एक साधन लगा लीजिए, उसको उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तकनीक का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या संबंध हो गया, विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हो गया और तकनीक उसका एक साधन है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्या है, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, ठीक है, जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायस्थान विनिर्दिष्ट होती है। दूसरा क्या है, विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया। तीसरा है, विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसको आप, पहला ऑप्शन देखिए, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, तो सही बात है, जबकि तकनीक उद्देश्य है, यानी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कोई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वर्ण पुष्पों का एक क्या है, गुच्छा है, वो हमें बताना है।
इस क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, यानी इसमें भी क्या पूछा है, नहीं पूछा गया, वर्ण पुष्पों का एक गुच्छा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसमें धतूरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है गुलाब, तीसरा है गुड़ल, और 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है, सूर्यमुखी। तो आपको पता है जब गुलाब का फूल आपने देखा होगा तो वो एक ऐसे उसके अंदर एक डोरसा होता है, उसी पे की आर बार ऐसे पत्तियां निकली होती है। तो जो गुलाब का है वो एकल पुष्प है, यानी एक के अंदर ही उसका जीवन संभव है। धतूरा भी ऐसा ही होता है और गुड़हल भी ऐसा होता है। पर सूर्यमुखी का अगर आपने फूल देखा हो तो उसमें अलग अलग ऐसे पत्तियां होती है, अंदर एक ऐसे सर्कल सा होता है और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डॉट से बने होते हैं। और जैसे ये पुष्प सूखेगा तो ये बीजों का रूप ले लेगा, अलग अलग, एक बीज नहीं निकलेगा इसके अंदर से, अलग अलग कई बीज निकलेंगे। तो क्या होगा, सूर्यमुखी का जो होता है वो एक एकल पुष्प नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो एकल पुष्प के उदाहरण है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, ये हमें बताना है। यानी कोई साइकिल है वो क्या चल रही है, सीधी सड़क पे चल रही है, तो पहिया आपको पता है ऐसे गोल होगा। तो पहिया यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो इसने ऐसे एक चक्कर लगाया तो कौन सी गति की, ऐसे गोले वाली, तो वर्तीय गति भी की। यहाँ से यहाँ चला गया तो उसने क्या, यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, वो स्थानांतरित हुआ, यानी उसने वर्तीय गति भी की है और कौन सी गति की है, स्थानांतरित गति भी की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस वो पहुंच गया, यानी उसका स्थान भी परिवर्तित हो गया। तो कौन सी गति की है साइकिल के पहिए ने, एक तो की है वर्तीय गति, क्योंकि वो गोल है, तो गोल है तो वो ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा, और आगे भी बढ़ा है तो स्थान भी उसका परिवर्तित हुआ। तो 2 नंबर ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया है, वर्तीय और स्थानांतरीय गति वो दर्शाता है साइकिल का पहिया। 68 का कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आप एक किसान है और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा क्या है, काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कोई किसान है वो, और वो कहाँ रहता है जहाँ की मृदा क्या है, काली है। कहाँ कैसी मृदा है, वहां पे काली मृदा है, और गर्मी भी पड़ती है वहां पे, यानी वहां की जो जलवायु है वो भी उष्ण है। ये दो हमें एक स्थिति दी गई है कि काली मृदा है वहां पे और जलवायु है वो भी उष्ण है, यानी गर्मी भी वहां पे पड़ती है। तो आप कौन सी फसल उगाएंगे जिससे रेशे प्राप्त हो और वो उस जलवायु या उस मिट्टी के अनुकूल भी हो, यानी उस फसल के वो जो स्थिति दी गई है वो स्थिति उस फसल के लिए उपयोगी हो। आपको पता है जो हमारी कपास की खेती की जाती है वो कौन सी प्रकार की मृदा में की जाती है, काली मृदा में की जाती है, और उसके लिए जो जलवायु चाहिए वो भी हमें उष्ण चाहिए कपास की खेती के लिए। और कपास एक रेशे वाली फसल है, कॉटन से आपको पता है रेशे बनाए जाते हैं, कपड़ा बनाया जाता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कैसा, पहला ऑप्शन है रेयान रेयन, दूसरा है नारियल, तीसरा है जूट या पटसन, और 4 नंबर पे देखो कपास दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 69 का हमारा 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि कपास की खेती वो किसान वहां पे करना सही समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विषम को चुनना है, हमें किसको चुनना है, विषम को चुनना है, यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो एक प्रकार की होंगी, पर एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो अलग होगा। तो पहला दिया हुआ है भ्रूण, तो भ्रूण आपको पता है किससे बनता है, अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर भ्रूण का निर्माण होता है। फिर अंड दिया, फिर अंडाणु और युग्मक, तो अंडाणु और शुक्राणु से मिलके क्या बनता है, युग्मक बनता है, जाइगोट बनता है, आपको पता है। फिर उससे क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो अंडाणु, युग्मक और भ्रूण तीनों एक दूसरे से संबंधित है, पर अंड ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि ये एक अलग हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 70 का हमारा। आगे क्या दिया है, लाल रस लार का कार्य है, यानी जो हमारे मुंह के अंदर लार पाई जाती है उसका क्या कार्य है वो हमें पता है। तो मुंह के अंदर जो लार पाई जाती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो हम भोजन खाते हैं उसको चिकना बनाती है ताकि वो निगलने में आसानी रहे। ये लार में एंजाइम पाया जाता है, कौन सा,
स्टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है, जो लार होती है वो इसमें मंड स्टार्च को किसमें परिवर्तित करती है, शर्करा में परिवर्तित करती है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें राइट हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन पढ़ते आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो इसमें हमसे पूछा है सही, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अंतः श्वसन और उस श्वसन श्वास खींचने और श्वास निकालने, यानी अंतः श्वसन का क्या मतलब हो गया, जब हम श्वास लेते हैं अंदर की तरफ, और उस श्वसन का क्या मतलब होगा, जब हम श्वास छोड़ते हैं बाहर। तो दोनों प्रकार की वायु में क्या ऑक्सीजन होती है। दूसरा दिया हुआ है अंतः श्वसन की श्वास खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, उस श्वसन की श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। 4 नंबर दिया हुआ है उस श्वसन की श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो आपको पता है जब हम श्वास लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी गैसें हम साथ में लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प होती है, वो भी हमारे श्वास के साथ अंदर जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और जलवाष्प भी होता है, ये सब हम अंदर लेके जाते हैं। पर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा तो हमने ले ली श्वास में, और कुछ मात्रा हम बाहर भी ही निकालते हैं जब श्वास छोड़ते हैं उच्च श्वसन में। तो ऑक्सीजन भी रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगी, नाइट्रोजन को भी निकालेंगे और जलवाष्प को भी निकालेंगे जब हम बाहर सांस छोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जो बाहर निकलती है और अंदर भी लेके जाते हैं। ऑक्सीजन दोनों ही क्रियाओं में क्या रहती है, उपस्थित रहती है। तो अंतः श्वसन और उस श्वसन, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रितु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, रितु और उसके प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी गई है। यदि वह दर्पण को और 2 मीटर चले, यानी जो ऋतु है वो दर्पण की ओर 2 मीटर चले और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो हमें ये बताना है कि जब ऋतु पहले खड़ी थी वो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पहले कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। और सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा दर्पण दिया गया है, तो समतल दर्पण दिया गया है। तो समतल दर्पण जो लेते हैं हम, तो बिंब और प्रतिबिंब, जब बिंब का प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी क्या विशेषताएं होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक तो बिंब के बराबर होगा, उल्टा होगा और आभासी होगा, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले 10 मीटर पर है बिंब और प्रतिबिंब की जो दूरी है, इन 5 मीटर पर बिंब रखा हुआ है तो 5 मीटर पे ही प्रतिबिंब बना है, ये वाली बात इससे स्पष्ट होती है। तो फिर क्या हुआ कि वो 2 मीटर दर्पण की तरफ चली है, तो 5 है, 5 पे से 2 गया, 3 बच गया। 3 मीटर पे अब कोई बिंब रखा है तो 3 मीटर पे ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 3 कितने हो जाएगी, 6 आ जाएगी। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें जिसमें 6 मीटर लिखा हुआ हो। तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन इसमें ऐसा है जो 6 मीटर है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके पास 3 प्रश्नावलियां हैं एक्स वाई और जेड, जो 3 विभिन्न विलयनों से आदि आदि क्या भरी है। जैसे एक्स में क्या है, सोडियम क्लोराइड विलयन, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। प्रयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनोल्फिन विलयन की एक एक बूंद डालने पर प्रेक्षण करेंगे कि प्रश्नावलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देंगे। यानी हमें क्या बताया गया है कि 3 परखनली है, एक्स वाई और जेड। एक्स में क्या लिया गया है, एक्स में लिया गया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl, ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड जो एक्स परखनली में लिया गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, एक प्रकार का जिसमें ये अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव। दूसरी वाई वाली प्रश्नावली है उसमें क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, तो ये क्या है, एक क्षार है, क्या ये एक क्षार है। ठीक है, तीसरी जो जेड प्रश्नावली
उसमें क्या लिया गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, HCl। ये हो गया जेड वाली परखनली में। और अब क्या किया गया है, इन तीनों ही परखनलियों में जो फिनोफ्थेलिन है उसकी एक एक बूंद को डाला गया और फिर देखना है कि क्या होगा। जो पहली परख नली थी NaCl, जो पहली परख नली थी उसमें क्या होगा, फिनोफ्थिल की एक बूंद डालने पर वो क्या हो जाएगी, NaCl क्या है, अम्ल है, तो क्या हो जाएगा, उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। जो दूसरी परख नली ली थी उसमें क्या था, क्षार था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें एक बूंद डालेंगे उसकी फिनोफ्थेलिन की, उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल भी कह सकते हैं और गुलाबी, यानी हल्का लाल है होगा तो गुलाबी बोल सकते हैं उसको। तो X भी गुलाबी हो जाएगा, Y भी गुलाबी हो जाएगा। पर जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, उस पे कोई वो जैसा था वैसा ही रहेगा, रंगहीन, तो जेड वाला रंगहीन रहेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, X गुलाबी, Y गुलाबी और जेड रंगहीन हो जाएगा। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम बताना। यानी हमारे मुख में जो दांत है उनका क्या क्रम है वो हमें बताना, और कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके ऐसे आगे से पीछे की तरफ जाना है। तो आपको पता है हमारे मुख में कितने दांत होते हैं, 32। ठीक है, कैसे शुरू होता है, जो सामने वाले 2 दांत होते हैं, यानी सामने वाले जो दांत हैं उनको हम क्या कहते हैं, कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, कृतक कहते हैं। फिर उसके बाद जो एक एक नुकीला दांत होता है जिसको क्या कहते हैं, रत्नक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, रत्नक कहते हैं। फिर उसके बाद में दाढ़ें स्टार्ट हो जाती है। तो पहली वाली जो दाढ़ है उसको अग्र चयवर्णक, और जो सबसे लास्ट में दाढ़ रहती है उसको कहते हैं चयवर्णक। तो क्या क्रम हुआ हमारे दांतों का, सामने वाले दांत है उसको हमने क्या कहा, कृतक, फिर कहा रत्नक, फिर कहा अग्र चयवर्णक, और फिर कहा चयवर्णक। जो दाढ़ें होती है उनको क्या कहा, चयवर्णक। तो कौन सा क्रम हो गया, कृतक, रत्नक, अग्र चयवर्णक और चयवर्णक। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 75 का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है कि ये सब इनके आंसर कैसे हुए, वो सब हमने आज की वीडियो में देखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।